हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सीए इंटर वाले बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बहुत ही फुल ऑन मूड में चल रही होगी। 10 से 12 घंटे तो आप मिनिमम पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम्स बिल्कुल पास में आ चुके हैं। ठीक है, आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर्स को रिलीज करना शुरू कर लिया है फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर। 10th अक्टूबर को पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग ग्रुप 1 सीए इंटर का मॉक टेस्ट पेपर रिलीज हो गया, जिसका सॉल्यूशन अगले दिन उन्होंने रिलीज कर दिया। मैं इस वीडियो में आप सबको एक क्विक एनालिसिस बता देता हूं उस मॉक टेस्ट पेपर के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया होगा, और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं किया होगा, बट वो सोच जरूर हो रहे होंगे कि यार मॉक टेस्ट पेपर अटेंड करूं कि नहीं करूं। काश मुझे ये मालूम पड़ जाए बस कि मॉक टेस्ट पेपर में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको करके जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अगर मॉक टेस्ट पेपर दे चुके हैं या फिर अगर आपने नहीं दिया है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा। हम क्विकली 7 से 8 मिनट के अंदर पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए अगर आप पूरा मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड तो यही है कि आप पूरा मॉक टेस्ट एक बार दे ही दें। नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, आप कुछ क्वेश्चंस उस मॉक टेस्ट पेपर में से जरूर ट्राई करिएगा जो मैंने येलो मार्क करके रखे हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि कितना वेटेज कौन सी चीजों का था, कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है। कुछ एनालिसिस मैंने इस तरीके से बनाया है, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस बनाया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया था। ठीक है, कितने वेटेज का था और कौन सा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पूरा एनालिसिस करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, जो बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर अकाउंट्स में थ्योरी कितनी आती है, हमें चिंता हो रही है थ्योरी कितनी आएगी, कहां से आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि थ्योरी 5 मार्क्स से ज्यादा की नहीं आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी 5 मार्क्स के से ज्यादा नहीं आती है। तो हियर इट इज, ये थ्योरी वेटेज आपका 4 मार्क्स का है। मतलब पूरे पेपर में आपका पूरा पेपर आपका 120 मार्क्स का रहता है, और 120 मतलब विथ ऑप्शंस। तो 120 मार्क्स का पेपर रहता है, और 120 मार्क्स के पेपर में आपकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स की आई है। सर एएस का वेटेज कितना है? एएस का वेटेज है 29 मार्क्स का। यस, 29 मार्क्स का एएस का वेटेज है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वेटेज है 87 मार्क्स का। टोटल करोगे तो आपको 120 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट पेपर के अनुसार जो कि बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर बैलेंस शीट बनाना जरूरी था। नंबर ऑफ बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चंस 2। मतलब पूरे पेपर में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब मैं बेसिकली इस पे क्यों एम्फसाइज करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर लगता है बैलेंस शीट उनकी टैली नहीं होगी, और ये डर शुरू से उनको सता रहा है अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो डर निकाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना मान के जाइए कि आपको शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। पेपर में एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए, तो ये एक छोटा सा एनालिसिस इस मॉक टेस्ट पेपर का ये वाला था। अब थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो कंपलसरी रहता है, और उसमें 4 इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं 5-5 मार्क्स के। चारों के चारों क्वेश्चंस जनरली एएस से होते हैं। इस बार भी उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में एएस से दिए हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है एएस 11 का पैरा नंबर 46 पे। पैरा नंबर 46 बहुत सारे बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा। पैरा नंबर 46 जहां पर आप एक्सचेंज लॉस को असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हो, उसको पीएनएल में चार्ज नहीं करते हो, और डेप्रिसिएशन लगाते हो आप रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट पे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया है जहां पर असेट खरीदी गई है, एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज किया गया है। पैरा 46 आई मस्ट से कि यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके आईसीआई मटेरियल में भी मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है एएस 12 पर। एएस 12 पर क्या क्वेश्चन है? रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है डेप्रिशिएबल एसेट के रिस्पेक्ट में, तो हम या तो उसको एसेट की कॉस्ट से लेस करते हैं या तो उसको डेफर्ड इनकम मानते हैं, और आगे चल के हमें जब हमें रिफंड करना पड़ता है किसी कारण से तो हम उसका अपोजिट इफेक्ट करते हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई विल नॉट से कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही लिया गया क्वेश्चन है। तो आप आराम से इसको अगर मॉक टेस्ट पेपर से ट्राई नहीं भी करोगे तो मुझे यकीन है कि आप नॉर्मल आपने ट्राई कर लिया होगा। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट AS10। AS10 में इस बार उन्होंने दो क्वेश्चन दिए थे, दो सब क्वेश्चन दिए थे, एक एक्सचेंज ऑफ असेट पे और एक दूसरा रिनोवेशन पे। एक्सचेंज ऑफ असेट, जब हम असेट खरीदते हैं और इन एक्सचेंज हम दूसरी असेट देते हैं तो फेयर वैल्यू पे बुक करते हैं, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन पे बुक करते हैं, याद है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन था इन्होंने रिनोवेशन पे दिया था। ये रिनोवेशन का क्वेश्चन उन्होंने आपके स्टडी मैट से 2 कॉपी बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके लिया है। रिनोवेशन का क्वेश्चन लिया है, मतलब कि उन्होंने कुछ रिनोवेशन किया है जिससे 15% फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। तो बताइए कैपिटलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। मैं इसको बोलूंगा कि आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करके जाइएगा, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन थे, एक्सचेंज और रिनोवेशन दोनों। ठीक है, AS3 पे आई मस्ट से बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। हालांकि सिंपल पर बहुत सारे बच्चे इसमें उलझ सकते हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर दे सकते हैं। AS3 पे दिया है इन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे। उन्होंने आपके सामने कम से कम 6 से 7 आइटम्स रखे और उन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई करिए कि इनमें से कौन कौन से आइटम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे। उनमें से 2-4 आइटम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं और कुछ आइटम्स नहीं हैं। तो जैसे उन्होंने बोल दिया कि FDs विद इन 12 मंथ्स, डिवेंचर्स परचेज किए जो कि मेच्योर होंगे 6 मंथ्स के अंदर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको सीरियसली बोलूंगा मोस्ट रिकमेंडेड। हो सकता है ये पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आप जरूर करके जाइएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए थे 5-5 मार्क्स के। पूरे 20 मार्क्स यहाँ पे आपका AS कवर हो गया। ठीक है ना, ये आपके 20 मार्क्स AS में कवर हो गए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप जरूर रिकमेंड कर रहा हूं मैं, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल रहा हूं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2A पे। क्वेश्चन नंबर 2A 2B, आपको पता होगा फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में से आपको मतलब बाकी 5 में से 4 करने पड़ते हैं। और ये चारों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं, इंटरनली ABC ऐसा करके होता है। क्वेश्चन नंबर 2A वाज ऑल अबाउट शेड्यूल 3 बैलेंस शीट P&L बेस्ड, जिसमें आपको प्रॉपर पूरा का पूरा फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको बैलेंस शीट बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है बेस्ड ऑन शेड्यूल 3। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर मॉक टेस्ट पेपर में से मॉक टेस्ट पेपर का ये वाला क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने साफ ICAI के मॉड्यूल से लिया है। आप सिर्फ ICAI के मॉड्यूल के 2-4 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस लगा के जाइएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि नॉर्मली आप अगर 3 से 4 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, एक एक चीज आइटम बाय आइटम आप लिख के देखेंगे, तो आपसे आराम से बैलेंस शीट बन जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने 16 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था। उसके बाद शेड्यूल 3 पे ही उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, दैट इज करंट लायबिलिटी। जो मैं कह रहा था कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन। उन्होंने करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन प्लस उन्होंने कुछ आइटम दिया है और आपसे पूछा है कि बताइए ये आइटम जो है ये करंट लायबिलिटी होगा कि नहीं, जिसमें आपको करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जिसमें 4 पॉइंट्स होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसमें लिखा है गुड क्वेश्चन। जनरली करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे गया है तो डेफिनेटली आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स और 4 मार्क्स मिलके हो गए आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3A 3B। 3A में उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए, 3A1 3A2। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पर, इक्विटी शेयर्स। नॉर्मली हमने अलग अलग डेट्स पर कुछ इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, फिर हमें बोनस इशू हुआ, फिर हमें डिविडेंड मिला, फिर हमें राइट इशू हुआ। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लियर कट नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके स्टडी मैट से लिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं भी करेंगे, यकीन है मुझे कि आप स्टडी मैट तो कर ही चुके होंगे, तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगेन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से एक और क्वेश्चन है, दैट इज AS13 का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थ्योरी क्वेश्चन। यस, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, पर मैं इसको थ्योरी क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं इसको AS क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछी है। बेसिकली ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जहां मैंने आपको यहां बताया कि थ्योरी का मार्क्स वेटेज 4 मार्क्स है, तो वो सिर्फ करंट लायबिलिटी वाला क्वेश्चन का 4 मार्क्स है। जो ये उन्होंने थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, ये बेसिकली केस स्टडी टाइप पूछा है कि बताइए ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है, इसको हम लॉन्ग टर्म कब मानेंगे, कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना, इसको मैंने गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है। आप इसको जरूर एक बार देख के जाना, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा जनरली। फिर 3B लॉस ऑफ स्टॉक, इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का क्वेश्चन है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पे नहीं आया है। वैसे मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस क्लेम्स का मैंने चार्ट रिवीजन डाल के रखा है। चार्ट रिवीजन आप देख लोगे तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एक ओवरव्यू हो जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर। चलिए, तो लॉस ऑफ स्टॉक का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का। आप चाहो तो नहीं भी करो, चलेगा। ठीक है,
अब मैं ये बोल रहा हूं नहीं भी करो इसलिए क्योंकि अगर आप पूरा मॉक टेस्ट पेपर नहीं देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि पूरा मॉक टेस्ट पेपर एक बार करके जाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4A उन्होंने दिया है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का, जिसमें इंटर स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन देम होता है। डिपार्टमेंट बी, ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने ए को ट्रांसफर किया, अलग अलग मार्जिन पर ट्रांसफर किया। ए के स्टॉक में बी का मार्जिन है, बी के स्टॉक में ए का मार्जिन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में मार्जिन निकालना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको आपके स्टडी मॉड्यूल में मिल जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है डिपार्टमेंट का, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ये क्लासेस में किया होगा, चाहे आपने मेरी क्लासेस ली है, चाहे आपने अदर टीचर्स की क्लास ली है। आराम से आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 मार्क्स का। फिर उन्होंने एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन दिया है, जहां पर उन्होंने आपको बोला है कि बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना पड़ेगा। यही वो क्वेश्चन है जहां पर आपको सेकंड क्वेश्चन है जहां पर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अगेन। पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में आपको बैलेंस शीट टी शेप में आप बना सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने प्रोपराइटर का केस दिया है। आप चाहो तो शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं भी बनाओ। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सेम क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, आप कहीं मत देखिए। आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल अगर आपने प्रॉपरली कर लिए हैं कवर तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आपका क्वेश्चन वैसा का वैसा है। फिर 5B ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ब्रांचेस दिए, एक पुणे ब्रांच और एक कोई दूसरी ब्रांच दिए। ब्रांचेस के बीच में उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शंस करवाए और उन्होंने कहा है कि पुणे ब्रांच का आप कुछ अकाउंट बनाइए या फिर उसका ट्रेडिंग पेंडल बनाइए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि इसको जरूर आप ट्राई करिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में पूरी तरीके से सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आपको लगेगी बट पूरी तरीके से सेम क्वेश्चन नहीं है। आप ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5B जरूर ट्राई करना। 5C एक और क्वेश्चन दिया उन्होंने ब्रांच अकाउंट्स पर, फॉरेन ब्रांच पर दिया है, बहुत ही आसान। उन्होंने सिर्फ आपको बोला है कि आप फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बनाइए इंडियन करेंसी में, दैट्स इट। इतना छोटा क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है और एक्सचेंज डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखना है बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन है, आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो ब्रांच अकाउंट्स पर इंडिपेंडेंट ब्रांच आप क्वेश्चन नंबर 5B जरूर करेंगे। जो मैंने आपको दिए हैं वो मैंने आप यहाँ पर येलो मार्क किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, रिकमेंडेड। क्वेश्चन नंबर 6A इज अबाउट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, जहां पर वो बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करना है और हम फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करिए, दैट्स इट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया है। आपको याद होगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगर आप देना चाहते हो और आपकी कंपनी लॉसेस में है या सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो शेड्यूल 5 के अनुसार हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालना पड़ता है। इन केस ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में आपको सिंपली मिल जाएगा। अगर आप यहां से ट्राई नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6C का 1 इधर और इधर और का मतलब ये होता है कि या तो 6C का 1 करो या तो 6C का 2 करो, ठीक है। उसमें से उन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन दिया है। देखो उन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन ऊपर दिया था जहां पर बैलेंस शीट पेंडल बनाना था। उन्होंने एक और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कैलकुलेशन दिया है, पर वहां पर आपको कोई बैलेंस शीट पेंडल नहीं बनानी, आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट इनकम निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा आपके मॉड्यूल में कि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि असेसी ने ढंग से अपनी इनकम नहीं दिखाई है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे चाह रहे हैं कि आप उसकी इनकम को करेक्ट रिकैलकुलेट करके दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में आपको मिलेगा, बट थोड़ा सा हल्का सा उसमें डिफरेंट, मुझे कुछ एक दो पॉइंट्स मुझे डिफरेंट लगे, इसलिए मैंने इसको भी रिकमेंडेड क्वेश्चंस की लिस्ट में रखा हुआ है, गुड क्वेश्चन की लिस्ट में जरूर रखा हुआ है। तो आप इसको जरूर करके जाइएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी देखोगे इस टाइप का आप आराम से कर लेंगे। 6C का 2 जो कि इसके ऑप्शन में दिया गया है, हायर परचेज का क्वेश्चन है, जहां पर वो आपको बोल रहे हैं सिंपली कैश प्राइस निकाल के बताइए। इस आपके मॉड्यूल में आपको ऐसे भरे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको करने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। 6D लास्ट AS29 और फ्रेमवर्क। आई मस्ट से कि इन्होंने इस मॉक टेस्ट पेपर में AS29 से क्वेश्चन दिया है। हालांकि आप कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं, कुछ टीचर्स ये भी बोल सकते हैं कि सर जरूरी नहीं कि इसके ऊपर हम AS29 के अकॉर्डिंग ही आंसर दें, हम इसको फ्रेमवर्क जो हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। बेसिकली उन्होंने एक केस स्टडी पूछी है जिसका हमें आंसर देना है, उसका आंसर AS29 के अकॉर्डिंग देना चाहिए क्योंकि AS29 लग रहा है।
हालांकि अगर AS 29 आपने नहीं भी पढ़ा, क्योंकि AS 29 तो एडवांस अकाउंट्स का टॉपिक है, उन्होंने यहां कैसे दे दिया, तो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपने कम से कम लायबिलिटी की डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी, तो लायबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर सकते हो। तो इसलिए मैंने AS 29 और फ्रेमवर्क करके लिखा है, जो कि उन्होंने दिया है। क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या आउट ऑफ सिलेबस टाइप? ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हो, तभी मैंने आपको बोला कि ये फ्रेमवर्क आप जरूर चैप्टर करके जाइएगा। फ्रेमवर्क का जो चैप्टर आप करके जाओगे, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से हो सकता है कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि इन्होंने यहां से ही पूछा है। तो ऑल इन ऑल ये आपका एक एनालिसिस था छोटा सा MTP अकाउंटिंग ग्रुप 1 CA इंटर न्यू सिलेबस का। अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो सेम MTP के जो मैंने येलो मार्क करके रखे हैं, आप भी ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, क्योंकि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स वैसे के वैसे ही हैं। तो गाइज दीज आर हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस जो येलो मार्क्ड हैं, आप इनको जरूर करिएगा। आई मस्ट से कि अगर आप पूरा मॉक टेस्ट करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास पूरा मॉक टेस्ट पेपर करने का टाइम नहीं है तो आप ये वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ऐसा ही सेम एनालिसिस मैं ज़रूर एडवांस अकाउंट्स का भी करूंगा, तो एडवांस अकाउंट्स का जब पेपर रिलीज होगा तो हम तब एनालिसिस उसका करेंगे। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।